मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने किस किस तरह के मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे, किन लोगों पर हमला किया, जीत प्राप्त की। तो ये सब चीज़ें हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। बाबर जो थे वो फर्स्ट मुगल एम्परर थे, मतलब कि जो मुगल एम्पायर है उसकी स्थापना बाबर ने की थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और 1494 में जब बाबर सिर्फ 12 साल के थे तभी उन्हें फरगना की गद्दी मिल गई थी, थ्रोन मिल गया था। ठीक है। बट जो उनके दूसरे कॉम्पिटिटर थे, जो मंगोल ग्रुप था द उज़्बेक्स, तो उन लोगों ने एक तरह से इन पर हमला कर दिया था और जिस वजह से इन्हें वहां से भागना पड़ा। और फिर कुछ सालों तक इधर उधर भटकने के बाद 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो कि उस टाइम के दिल्ली के सुल्तान थे, उनको हराया। कहाँ पर हराया? पानीपत में। और उसके बाद दिल्ली एंड आगरा पर कब्जा कर लिया। अब हम इस टेबल में देखते हैं, इसमें जो मुगल एम्परर थे उनके मेजर मिलिट्री कैंपेन्स बताए हुए हैं। बाबर जो थे उन्होंने 1526 से 1530 तक यहाँ पे रूल किया। 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोधी और उनके जो अफगान सपोर्टर्स थे उनको हराया पानीपत में। फिर 1527 में अ, बाबर ने राणा संगा और जो राजपूत रूलर्स थे और उनके समर्थक थे उन्हें हराया खानुआ में। और 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूत को हरा दिया। और उसके बाद अपने एक तरह से मरने के टाइम तक, उनके लाइफ के एंड वाले पीरियड तक होते होते क्या किया, आगरा एंड दिल्ली तक पूरा कब्जा कर लिया। अब हुमायूं जो कि बाबर के बेटे हैं, तो हुमायूं का जो कार्यकाल था वो 1530 से लेकर 1540, और उसके बाद बीच में ये हट गए थे। और उसके बाद 1555 से 1556 एक साल फिर उन्होंने वापस से रूल किया। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद हुमायूं ने उनकी जो भी विल थी, जो भी उनका वसीयत वगैरह थी, तो उसको हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच में बांट दिया था। तो हर एक भाई को एक एक प्रोविंस दे दी गई थी। बट हुमायूं के जो भाई थे मिर्जा कामरान, उनके जो मंसूबे थे, उनके जो एम्बिशंस थे, उसकी वजह से हुमायूं अफगान कॉम्पिटिटर्स के आगे थोड़े से कमजोर पड़ गए। और 1539 में हुमायूं को शेर खान ने डिफीट कर दिया, हरा दिया। और कन्नौज में 1540 में शेर खान ने फिर से हुमायूं को हरा दिया, और जिस वजह से हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। अब ईरान में हुमायूं की हेल्प की थी सफाविद शाह ने। और 1555 में वापस से हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, बट उसके अगले ही साल इस बिल्डिंग में कुछ एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब अकबर की बात करते हैं। इनका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। इन्होंने इस पीरियड में रूल किया था। अकबर जब सिर्फ 13 साल के थे तभी वो एम्परर बन गए थे। तो बाबर की ही तरह इन्होंने भी बहुत ही छोटी सी उम्र में राजगद्दी संभाल ली थी। अकबर का जो टाइम पीरियड है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है 1556 से लेकर 1570 तक। इस पीरियड में अकबर अपने जो रीजेंट थे बैरम खान और जो दूसरे डोमेस्टिक स्टाफ थे उनसे इंडिपेंडेंट हो गए। रीजेंट क्या होता है? रीजेंट होता है राज प्रतिनिधि। मतलब कि जब जो राजा है वो इनकैपेबल हो या फिर माइनर हो, छोटा हो, तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है उसके प्रतिनिधि की तरह, उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह। तो बैरम खान जो थे वो अकबर के रेजेंट थे। इस टाइम पीरियड में अकबर ने अपने जो इनके रेजेंट थे बैरम खान और जो दूसरे डोमेस्टिक स्टाफ थे इन लोगों से इंडिपेंडेंस पा ली थी। मतलब ये एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए थे अकबर। उन्हें अब इन लोगों की जरूरत नहीं थी, इन पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा था। राइट। अब अकबर ने अलग अलग लोगों के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स चलाए, जैसे कि सुरीस के खिलाफ, अफगान के और दूसरे जो अफगान थे उनके खिलाफ, जो मालवा एंड गोंडवाना वाले किंगडम्स थे उनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। अकबर के जो हाफ ब्रदर थे मिर्जा हकीम, उनके रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए भी मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। और उज़्बेक्स के खिलाफ भी इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। एंड 1568 में सिसोदिया रूलर्स की जो कैपिटल थी चित्तौड़, उस उस पर भी कब्जा कर लिया था। एंड 1569 में रणथंभौर पे कब्जा कर लिया था। अब दूसरे पीरियड की बात करते हैं 1570 से लेकर 1585 की। इस टाइम पीरियड में गुजरात, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा वाले रीजन में मिलिट्री कैंपेन्स चलाए गए। बट ये जो मिलिट्री कैंपेन्स थे ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए। क्यों? क्योंकि 1579 से 1580 में जो रिवोल्ट हुआ था मिर्जा हकीम के सपोर्ट में,
तो उस रिवोल्ट के कारण ये जो मिलिट्री कैंपेन्स थे अलग अलग इलाकों में, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए, थोड़े मुश्किल हो गए थे। अब इनके लास्ट टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1585 से लेकर 1605 तक। तो अब जैसे कि हमने इस टाइम पीरियड पे देखा कि किस तरह अलग अलग जगहों पर मिलिट्री कैंपेन्स चलाए जा रहे थे, तो अकबर जो है वो अलग अलग इलाकों पर अपना कब्जा बढ़ाते ही जा रहे थे। तो अकबर का जो एम्पायर था वो एक्सपेंड हो चुका था, बड़ा हो चुका था, और भी अलग अलग जगहों पर कैंपेन्स चलाए गए। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन्स चलाए गए, कांधार जो है अफगानिस्तान में, उस पर कब्जा कर लिया गया। और उस टाइम जो कांधार था वो किसके कब्जे में था? सफाविद के कब्जे में था। तो सफाविद से छुड़ाकर कांधार को अपने कब्जे में कर लिया गया। कश्मीर को अकबर ने अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद जो मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद, मिर्जा हकीम की डेथ के बाद, काबुल को भी अकबर ने अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद डेक्कन वाले इलाके में भी कैंपेन्स चलाए गए, और जो बैरार वाला इलाका है, खानदेश एंड अहमदनगर के कुछ पार्ट्स हैं, उन पर भी कब्जा कर लिया गया। और अपने जीवन काल के अंतिम समय में, लास्ट ईयर्स में, अकबर जो है वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे एक रेबेलियन से। अब वो कैसा रेबेलियन था? रेबेलियन था प्रिंस सलीम का। सलीम कौन है? सलीम जो है वो एम्परर जहांगीर हैं। ठीक है, तो जहांगीर का जो रियल नेम था वो था सलीम, तो जहांगीर इन्होंने खुद रख लिया है। तो उन्होंने एक रेबेलियन चला दिया था जिसकी वजह से अकबर जो है वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। अब जहांगीर के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जान लेते हैं। तो जहांगीर का जो कार्यकाल था वो था 1605 से लेकर 1627 तक। सो जो अकबर ने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे वो जहांगीर ने कंटिन्यू रखे। और जो मेवाड़ के सिसोदिया रूलर थे अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया, एक तरह से मान लिया कि ठीक है, मुगल जो है वो हमारे राजा हैं, और इस तरह से मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया। बट इनके टाइम में जो कैंपेन्स चलाए गए थे सिख्स के खिलाफ, अहोम्स के खिलाफ एंड अहमदनगर के खिलाफ, तो ये जो कैंपेन्स थे वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे इनके टाइम में। सो प्रिंस खुर्रम, जो कि फ्यूचर एम्परर शाहजहां है, तो शाहजहां जो है उसका रियल नेम है खुर्रम, तो इन्होंने भी अपने पिता जहांगीर के खिलाफ रेबल कर दिया था। सो जैसा कि जहांगीर ने अपने पिता अकबर के साथ किया था, रेबल किया था, ऐसा ही जहांगीर को अपने बेटे के केस में भी देखने मिला कि इनका जो बेटा था खुर्रम, उन्होंने रेबल कर दिया था। एंड द एफर्ट्स ऑफ नूर जहां, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। सो जहांगीर की जो वाइफ थी नूर जहां, उन्होंने जहांगीर को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की थी, एक तरह से उन्हें दबाने की कोशिश की थी, बट वो ऐसा करने में अनसक्सेसफुल रही, असफल रही। अब शाहजहां को देख लेते हैं, इन्होंने किस तरह से मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। शाहजहां कौन है? वही प्रिंस खुर्रम। इनका जो कार्यकाल था वो था 1627 से लेकर 1658 तक। अब शाहजहां के अंडर भी जो मुगल कैंपेन्स चल रहे थे डेक्कन वाले इलाके में, वो कंटिन्यू रहे। और जो अफगान नोबल थे, खान जहां लोधी, उन्होंने रेबल कर दिया था। तो जो शाहजहां हैं उन्होंने अफगान जो नोबल थे खान जहां, उसको डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। और भी अलग अलग कैंपेन्स इनके कार्यकाल में भी चलाए गए, जैसे कि अहमदनगर के खिलाफ, जैसे कि पहले रूलर्स ने भी अहमदनगर के खिलाफ कैंपेन्स चलाए थे, तो शाहजहां ने भी अहमदनगर के खिलाफ कैंपेन चलाए। बुंदेलास को इन्होंने हरा दिया, और जो ओरछा था उसको कब्जा कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। एंड नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में जो इनके कैंपेन्स थे कि उज़्बेक्स से बाल्ख वाला इलाका अपने कब्जे में करने के लिए, वो जो कैंपेन्स थे वो अनसक्सेसफुल रहे। एंड कांधार में वापस से सफाविद से ये हार गए, मतलब कि जो अकबर थे उन्होंने तो सफाविद पर जीत पा ली थी और कांधार को अपने कब्जे में कर लिया था, बट जो जहांगीर थे वो सफाविद से हार गए और कांधार वापस से सफाविद के अंदर चला गया। और फाइनली 1632 में अहमदनगर जो है उस पर कब्जा कर लिया शाहजहां ने। एंड बीजापुर की जो फोर्सेस थी दे स्यूड फॉर पीस, मतलब कि बीजापुर की फोर्सेस ने एक तरह से सुलह करवाने के लिए निवेदन किया। सो 1657 से लेकर 1658 वाले टाइम में जो शाहजहां के जो बेटे थे उनके बीच में आपस में एक तरह से झड़प सी चल रही थी कि कौन आगे राजगद्दी को संभालेगा। तो जो औरंगजेब थे उन्होंने जीत प्राप्त कर ली अपने सभी भाइयों से, और जो तीनों भाई थे औरंगजेब के, उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया, देवर किल्ड। और शाहजहां को औरंगजेब ने एक जेल में डाल दिया, और फिर शाहजहां को अपनी पूरी लाइफ जेल में बितानी पड़ी आगरा में। अब औरंगजेब के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जान लेते हैं। तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो था 1658 से लेकर 1707 तक।
तो 1663 में नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में अहोम्स पर इन्होंने जो है मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और अहोम्स को हरा दिया। बट 1680s में फिर से जो अहोम्स थे उन्होंने रेबेलियन स्टार्ट कर दिया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में जो यूसुफ जाई थे एंड जो सिख थे उनके खिलाफ जो औरंगजेब ने कैंपेन्स चलाए थे वो टेम्परेरीली सक्सेसफुल थे, मतलब कि कुछ समय के लिए वो सक्सेसफुल रहे। अब जो ये मुगल्स थे वो जो राठौर राजपूत थे, तो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में बड़ा दखल अंदाज करते थे कि कौन सक्सेसर रहेगा, आगे कौन राजा बनेगा, तो इन सब चीजों में बड़ा इंटरफेयर करते थे। तो जिस वजह से ये जो राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ हैं, मारवाड़ के जो राठौर राजपूत हैं, इन्होंने रेबेलियन कर दिया। अब औरंगजेब ने जो मराठा चीफ्टेन थे शिवाजी, उनके खिलाफ भी मिलिट्री कैंपेन्स चलाई। तो इनके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे शिवाजी के खिलाफ वो शुरुआती टाइम में सक्सेसफुल रहे। बट औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट कर दी थी, तो जिस वजह से जो शिवाजी हैं वो आगरा से बाहर आ गए और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग, कि वो एक आजाद एक तरह से राजा हैं। और फिर उन्होंने इन मुगल्स के खिलाफ कैंपेन्स चलाए। सो प्रिंस अकबर रेबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब। तो इन सभी को अपने अपने बेटों के से रेबेलियन देखने मिला, इनके उसमें कोई भी चीज जो है वो शांति से नहीं हुई। तभी जो बेटे हैं वो अपने ही बाप को जेल में डाल रहे थे, उनके खिलाफ रेबेलियन कर रहे थे, तो कुछ इस तरह की इनके उसमें सीन चल रहा था। सो प्रिंस अकबर जो कि औरंगजेब का बेटा था, तो उन्होंने भी रेबेलियन कर दिया था। और प्रिंस अकबर को सपोर्ट मिली मराठा से एंड जो डेक्कन सल्तनत थे, जो डेक्कन वाले इलाके में जो सुल्तान थे, उनसे प्रिंस अकबर को थोड़ी सपोर्ट मिली। और आखिरकार जो प्रिंस अकबर है वो सफाविद ईरान में चले गए। अब प्रिंस अकबर के रेबेलियन के बाद औरंगजेब ने आर्मीज भेजी डेक्कन सल्तनत के खिलाफ, क्योंकि जो डेक्कन सल्तनत थे वो उन्होंने प्रिंस अकबर को साथ दिया था, सपोर्ट किया था उनके रेबेलियन में। तो फिर इसीलिए औरंगजेब ने इनके खिलाफ जो है अपनी सेनाएं भेज दी। सो बीजापुर को अपने कब्जे में कर लिया गया 1685 में, और गोलकोंडा को 1687 में अपने कब्जे में कर लिया औरंगजेब ने। फिर 1698 में इस टाइम पीरियड से औरंगजेब ने खुद पर्सनली जो डेक्कन वाले इलाकों में जो भी कैंपेन्स वगैरह हो रहे थे उनको पर्सनली मैनेज किया, खुद मैनेज किया। और यहाँ पे जो मराठास थे उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया था। अब औरंगजेब को जो नॉर्थ इंडिया है वहां से भी रेबेलियन देखने मिला। सिख्स ने रेबेल किया, जाट्स और जो सतनामीज थे उन्होंने भी रेबेल किया। और नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम्स थे उन्होंने रेबेल किया, और डेक्कन में मराठास ने रेबेल किया। तो सभी लोग जो है विद्रोह कर रहे थे इनका। और औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ, हिज डेथ वाज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स हिज सन्स, कि उनके जो बेटे थे, औरंगजेब के जो भी बेटे थे, वो भी आपस में लड़े जा रहे थे कि कौन आगे राजगद्दी पर बैठेगा। तो सबके बीच में बस लड़ाइयाँ ही चल रही थी। सो यहाँ पे इस पैराग्राफ में इन्होंने बोला हुआ है कि जब आप इस टेबल को पढ़ लोगे तो आपको कुछ चीजें केयरफुली नोटिस करनी है। सो यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल ऑथोरिटीज। तो हमने देखा इन सभी राजाओं के केस में, इन सभी रूलर्स के केस में, सब जो है वो अफगान्स पर बड़ा ही हमला कर रहे थे, उनसे उनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह चला रहे थे। ठीक है। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल्स एंड द अहोम्स। तो मुगल्स एंड अहोम्स के बीच की रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं थी। जो मुगल्स थे वो इतने अच्छे से अहोम्स पर कब्जा नहीं कर पाए थे। अहोम्स जो है वो बार बार रेबिलियन कर दे रहे थे, और सिख्स वगैरह भी जो है वो भी रेबेल कर रहे थे। एंड मेवाड़ एंड मारवाड़ वाले इलाकों में मुगल्स ने कब्जा कर लिया था। फिर नीचे है, हाउ वाज द हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर। तो जो हुमायूं थे वो जब ईरान गए थे तो ईरान में सफाविद ने ही उनकी हेल्प की थी, हुमायूं की। बट अकबर ने सफाविद जो थे उनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और वहां पर कांधार पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से एक तरह से जो हुमायूं के टाइम पे जो सफाविद थे वो उनके फ्रेंड थे, बट अकबर के टाइम पे सफाविद जो है वो मुगल्स के कॉम्पिटिटर्स बन गए, उनके एक तरह से दुश्मन बन गए। फिर है, डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रेन एंड हॉस्टिलिटीज इन द डेक्कन, कि क्या जब औरंगजेब ने गोलकोंडा एंड बीजापुर पर कब्जा कर लिया तब क्या वहां पे जो भी युद्ध वगैरह था वो खत्म हो गया डेक्कन वाले इलाके में? तो ऐसा नहीं था। जब औरंगजेब ने गोलकोंडा एंड बीजापुर वाले इलाके पे कब्जा कर लिया था उसके बाद भी उन्हें मराठास के कैंपेन का सामना करना पड़ा, मराठास से वो गोरिल्ला वॉरफेयर लड़नी पड़ी थी।
सो अब आप यहाँ फिगर 3 में देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है मुगल आर्मी ऑन कैंपेन। तो ये जो पिक्चर एक तरह से मुगल आर्मी को डिपिक्ट कर रही है कि जब जो मुगल आर्मी थी वो कैंपेन्स पर जाती थी तो कुछ इस तरह से माहौल होता था। सो फिगर 4 में आप देखोगे तो यहाँ तोप वगैरह दिखाई हुई हैं। सो कैनन्स वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर। तो 16th सेंचुरी में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी तो उस टाइम पे ये जो तोप हैं वो एक नई एडिशन थी उनके हथियारों में, और बाबर ने उनको बहुत ही अच्छे से यूज़ किया था अपनी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो बैटल लड़ी थी पानीपत में, तो उसमें बाबर ने ये सभी तोपें वगैरह यूज़ की थी। सो 14th सेंचुरी के टाइम में ये जो गन पाउडर टेक्नोलॉजी है वो लाई गई थी इंडिया में वॉरफेयर वगैरह लड़ने के लिए। और जो फायर आर्म्स हैं, एक तरह से जो बंदूकें हैं, उनको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो था गुजरात, मालवा एंड डेक्कन वाले इलाके में। और उसके बाद बाबर ने इनको अर्ली 16th सेंचुरी में यूज़ किया फायर आर्म्स को, राइट। तो इस पूरे सेक्शन में हमने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जाना कि किस तरह जो अलग अलग मुगल रूलर्स थे उन्होंने अलग अलग जगहों पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री कैंपेन्स निकाले। कहीं पर वो सक्सेसफुल रहे, कहीं पर वो नहीं भी रहे, और बहुत सारे लोगों का उन्हें रेबेलियन देखने मिला, खास करके उनके खुद के बेटों का उन्हें रेबेलियन देखने मिला। तो ये सभी चीज़ें हमने इस सेक्शन में देखी। अब अगले सेक्शन में हम मुगल्स के सक्सेशन के बारे में जानेंगे, राइट।